welcome back to your science class. How are you all today? कैसे हैं आप लोग सब? Fine, very good. I'm also fine. Thank you so much. So basically last video में हमने पढ़ा था about heat कि heat होती क्या है, right? Heat basically it is a form of energy that makes you feel hot. Heat वो energy है जो हमें एक hotness feel करवा रही है कि कोई चीज कितनी हॉट है. ओके जैसे हम घर से बाहर निकलते तो हमें गर्मी लगती है बहुत, क्योंकि बहुत हीट है बाहर. और जब हम घर के अंदर होते हैं तो हमें उतनी गर्मी फील नहीं होती है, क्योंकि या तो फैन चल रहा होता है या एसी या कूलर. ओके बिना फैन के हम नहीं बैठ पाते, राइट? तो वो जब फैन चल रहा है, एसी कूलर, वो एक टेम्परेचर को सेट करके रख रहे हैं जितना हमारी बॉडी टॉलरेट कर पाए. अगेन अब हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं. टेम्परेचर क्या था बच्चा? टेम्परेचर वाज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस. कोई चीज कितनी ठंडी है और कितनी गर्म है, उसका मेजरमेंट इज कॉल्ड टेम्परेचर. अब हमने बोल दिया कि टेम्परेचर ये है. हमें पता कैसे चला कि टेम्परेचर कितना है? मेजर करके. और हम मेजर किससे करते हैं? थर्मोमीटर. सो थर्मोमीटर बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमारा टेम्परेचर मेजर करके बता रहा है कि कोई चीज कितनी गर्म है, कोई चीज कितनी ठंडी है, राइट? हीट की जब हमने बात करी थी तो हीट को मेजर करने में जो हम यूनिट यूज करते हैं उसे बोलते हैं हम जूल्स. हीट मेजर होती है जूल्स में, क्योंकि हीट एक एनर्जी और एनर्जी की यूनिट होती है जूल्स. बट जब हम यही एनर्जी की बात खाने से रिलेटेड चीजों में करते हैं तो वो हो जाती है कैलोरीज. हम जिम भी जाते हैं तो यही तो बोलते हैं आज इतनी कैलोरीज बर्न करनी है, तो मतलब इतना एनर्जी रिलीज होगा. गॉट इट? और इस प्रोटीन बार में इतनी कैलोरीज है, मतलब जब वो बर्न अप होगी तो आपकी इतनी एनर्जी रिलीज होगी. ओके और हमें एनर्जी ही तो चाहिए. हम जिम में भी तो एनर्जी के साथ ही काम कर पाते हैं. गॉट इट? तो बेसिकली एनर्जी की यूनिट है जूल्स और हीट भी एनर्जी है, तो हीट की यूनिट हो गई जूल्स. पर थर्मामीटर के हम 3 यूनिट्स पढ़ते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, राइट? सो जो सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल है वो बेसिकली हमारे क्लिनिकल थर्मामीटर में है जो डॉक्टर्स यूज करते हैं, राइट? पर वो ही थर्मामीटर हम लैबोरेटरी में नहीं यूज कर सकते जहां हमें बहुत हाई टेम्परेचर्स पे हीट करना हो, बॉईल करना हो बहुत हाई टेम्परेचर्स पे. तो क्लिनिकल थर्मामीटर काम नहीं करेगा. क्यों बेटा? क्योंकि वो डिजाइंड नहीं हुआ है उस अकॉर्डिंग. वो उतना हाई टेम्परेचर ले नहीं पाएगा, राइट? हमें चाहिए लैब में, हमें चाहिए बहुत हाई टेम्परेचर, 300 500 डिग्री सेल्सियस, जो हम झेल भी नहीं पाएंगे नॉर्मली. फर्नेसेस में होता है, जैसे एक क्लोज्ड एरिया है जहां पे बहुत आग लगी हुई है, कोई चीज जल रही है और वो बंद है, क्योंकि अगर वो खुलेगी तो हम उसको टॉलरेट नहीं कर पाएंगे. ओके तो फिर लैब थर्मामीटर अलग होता है एंड क्लिनिकल थर्मामीटर अलग होता है. पर दोनों में एक सेम चीज होती है कि नॉब होता है, उसमें होता है मर्क्यूरी जो हीट अप होने में एक्सपैंड हो जाता है. मर्क्यूरी का जैसे एक बॉल जैसा दिखेगा, पर उसे जब हम हीट करेंगे तो वो एक्सपैंड हो जाएगा. ओके वो एक्सपैंड होगा तो वो कैपिलरी के थ्रू आगे बढ़ता जाएगा, जहां जाके रुकेगा उस मार्क से पता चल जाएगा हमें कि ये इतना टेम्परेचर हो रहा है. कभी थर्मामीटर को जब हम यूज करते हैं तो हम उसे अपने हाथ से पकड़े नहीं बैठते हैं. हमें जिस चीज का टेम्परेचर लेना है वो सिर्फ उसी चीज के कांटेक्ट में आना चाहिए. जैसे हम अपना थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर जीभ के नीचे रखते हैं, तो हाँ डॉक्टर नहीं कहते कि आप पकड़ के बैठिए, डॉक्टर कहते नहीं बस आप भले मुंह पर कर लीजिए अगर आपको लग रहा है कि थर्मामीटर गिर जाएगा, पर टच मत करिए, क्योंकि देखिए आगे से भी हीट जा रही है, पीछे से भी हीट जा रही है, तो जो मेरी मेजरमेंट है वो गलत हो जाए. गॉट इट? क्योंकि इतना हीट होगा नहीं मेरी
मेरी बॉडी में मर्क्यूरी बुखार का पता करने के लिए जितना मैं दे दूंगी। गॉट इट? ऐसे लैब थर्मोमीटर होता है, जब हम किसी वेसल के अंदर उसको इमर्स करके रखेंगे लिक्विड के अंदर, वो सिर्फ उसी लिक्विड को टच करना चाहिए, वो बीकर की वॉल्स को या बीकर के बॉटम, ऐसे बीकर के नीचे तक टच नहीं करना चाहिए, ऐसे बीच में रखना चाहिए और लिक्विड होना चाहिए चारों तरफ। मुझे सिर्फ लिक्विड का टेम्परेचर चाहिए। और हुक किस लिए होता है? ताकि आप उसको पकड़ो तो आपका बॉडी टेम्परेचर मर्क्यूरी को अफेक्ट ना करे। Got it? So we have to be very mindful while we use a thermometer. इसलिए क्लिनिकल थर्मोमीटर को हमने डिजिटल थर्मोमीटर में चेंज कर दिया है कि ये सारी चीजें इंसान को कभी कभी प्रॉब्लम होती है याद करने में, वो जल्दबाजी में, अब किसी की तबीयत खराब है, आप बहुत परेशान हो कि अरे तबीयत खराब हो गई, हो सकता है आप भूल जाओ आप थर्मोमीटर पकड़ के खड़े हुए हो, आप भी तो अपनी बॉडी हीट दे रहे हो ना, और मर्क्यूरी, वो थर्मोमीटर टूट जाए तो मर्क्यूरी टॉक्सिक है हमारे लिए। तो फिर हमने डिजिटल थर्मोमीटर बनाया जो सेम तरीके से यूज होता है, बस उसमें हमें ऐसे शेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप नंबर्स चले जाते हैं। करेक्ट? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट। अभी तक तो हमने मेजरमेंट पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट। We often observe the transfer of heat from a hot body to a cold body. कभी भी जब हमारी तबीयत खराब होती है तो अगर सामने वाले की भी तबीयत खराब है, हम उसको बोले कि प्लीज मेरे को देख के बताना मुझे बुखार लग रहा है, तो उन्हें खुद को ही नहीं पता चलेगा अगर वो भी हॉट है तो। गॉट इट? कोई कोल्ड बॉडी या नॉर्मल टेम्परेचर की बॉडी पे ही हीट ट्रांसफर होती है। We can observe heat transfer in the following examples. When you hold a steel spoon on a gas flame, it will firstly get warm, then hot, and so finally hot that you will not be able to hold it. We can say that the heat energy has been transmitted. जैसे मम्मी खाना बनाती है तो मम्मी कोई भी बर्तन रखती है तो जब रखती है गैस पे तब तो अपने नेकेड हैंड से रख देते हैं कि कोई ग्लव्स या कुछ कवर नहीं है, कुछ कपड़ा नहीं है, बस रख दिया है। पर जब खाना बन जाता है, पूरा कंप्लीट हो गया, वो वेसल गर्म है, तब थोड़ी ना मम्मी बिल्कुल ऐसे हाथ से लेके ऐसे रख देती है, मम्मी के तो फिर हाथ जल जाएंगे ना। तो मम्मी सोचती है कि या तो मैं ग्लव्स यूज कर लूं या मैं कोई कपड़ा या मैं कोई एक इंस्ट्रूमेंट यूज कर लूं जिससे मैं वो गर्म चीज पकड़ पाऊं। गॉट इट? ताकि हीट जो है वो मम्मी के हाथ में ट्रांसफर ना हो, क्योंकि अगर हो गई तो हाथ जल जाएगा, वो बहुत हाई हीट होती है। ओके? When a glass of hot water is left on a table, it becomes lukewarm after some time. जब हम बिल्कुल हॉट वाटर, जैसे बॉइलिंग वाटर लिया मैंने, एक ग्लास में बॉइलिंग वाटर भरा, उसको मैंने टेबल पे छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, तो वो बॉइलिंग से लेके थोड़ा ठंडा होते होते वो बस ऐसा हो जाएगा जैसे हल्का सा गुनगुना सा, और एक पॉइंट में वो बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर में हो जाएगा, क्योंकि हीट जो है वो हवा में ट्रांसफर हो रही है, वो हवा में ट्रांसफर हो रही है जो बाहर सराउंडिंग्स है, तो इसलिए ग्लास के अंदर का पानी ठंडा होने लगेगा। गॉट इट? अब देखिए, हीट बेसिकली ट्रांसफर होती है, गॉट इट, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, क्योंकि एनर्जी हमेशा ट्रांसफर हो रही होती है। ओके? हम डिस्ट्रॉय करते हीट को, हम ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कि हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। अब आप सोचिए, जैसे अगर हमारा, जैसे हमारे ना जल जाती है स्किन, तो हम सोचते बर्फ लगा लेते फटाफट से, क्यों? हम ठंडक देंगे, और जो उस पोर्शन में जो हीट होगी वो बर्फ में ट्रांसफर हो जाएगी, तभी तो बर्फ पिघलता है। हमने बर्फ लिया, हमने बर्फ को एक प्लेट में रख दीजिए, फ्रीजर के अंदर रख दीजिए, वो प्लेट बर्फ नहीं पिघलेगी, पर अगर मैं बाहर निकाल दूं तो आइस मेल्ट होने लगेगी। क्यों? क्योंकि मेरे सराउंडिंग्स में जो हीट है वो बर्फ में ट्रांसफर हो रही है, वो बर्फ को टच करे, वो आइस को पिघला रही है, इसलिए बर्फ पिघल रही है। ओके? When a metal chair is left out in the sun on a hot summer day, it becomes too hot to sit on. मेटल चेयर में रख दो बाहर,
या एक्टिवा बाइक की सीट भी बहुत गर्म हो जाती है गर्मियों में सन की वजह से, तो हम बैठ भी नहीं पाते क्योंकि उसमें हीट है, हीट जनरेट हो चुकी है। जो हीट थी एटमॉस्फेयर में वो मेटल चेयर पे आ चुकी है, मेटल चेयर को गर्म कर चुकी है। अब वो मेटल चेयर ठंडी तभी होगी जब हम उसको छांव में रख देंगे ताकि और हीट ना मिले, जो पुरानी हीट है वो एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर हो। ओके, in all these cases, transfer of heat takes place with the hot object losing some of its heat and the cold object gaining the heat. We therefore say that there is always a transfer of heat from the hot object to the cold object. तो बेसिकली किसी भी हॉट चीज को ठंडा करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसकी हीट को किसी कोल्ड ऑब्जेक्ट में या कोल्ड एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर करना पड़ता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि हीट हमेशा हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो रही है। अगर मैं दोनों हीट वाले, दोनों गर्म चीजें आमने सामने रख दूं तो ये भी हीट प्रोड्यूस कर रही है और ये भी हीट प्रोड्यूस कर रही है, एक दूसरे की हीट ले रहे हैं तो फिर और हीट अप हो रहे हैं, ठंडा कुछ नहीं हो रहा है। तो एक चीज को ठंडा होना है, एक चीज को गर्म रहना है हीट को ट्रांसफर करने के लिए। ओके, the flow of heat stops when the temperature of both the bodies become equal. How does the heat flow take place? There are three modes of transmission of heat: conduction, convection and radiation. Okay, अब अब क्या होता है, जैसे ऑब्जेक्ट ए है मेरा बहुत गर्म, ऑब्जेक्ट बी मेरा नॉर्मल टेम्परेचर में था, उनको मैंने आसपास बिल्कुल टच करके रख दिया, तो ऑब्जेक्ट ए की जो गर्माहट है, जो हीट है, वो ऑब्जेक्ट बी में ट्रांसफर हो रही है और ऑब्जेक्ट बी गर्म होना स्टार्ट कर रहा है। ऐसे ही ऑब्जेक्ट ए से अगर हीट कम हो रही है तो मतलब वो ठंडा होना स्टार्ट हो रहा है। तो जब दोनों सेम टेम्परेचर में आ जाएंगे तो कोई हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि वो भी गर्म है उतना ही और बगल वाला भी गर्म उतना ही है। जितना ऑब्जेक्ट ए ठंडा है उतना ही ठंडा ऑब्जेक्ट बी भी है। गॉट इट? सो हीट ट्रांसफर करने के तीन मोड होते हैं: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। हीट ट्रेवल्स थ्रू सॉलिड्स बाय कंडक्शन ओनली। जो भी सॉलिड सब्सटेंसेस है उससे हमें हीट ट्रेवल कराने तो वो कंडक्शन होगा। ओके, the process of transmission of heat energy in solids without actual movement of the particles from their position is called conduction. The following activities will help you to understand the mode of transmission of heat by conduction. Basically, जैसे मैंने क्या किया, पानी का ग्लास लिया बॉइलिंग वाटर का जो मैं आपको बोल रही हूँ, उसको मैंने हवा में छोड़ दिया। अब हवा तो टच हो रही है ना, हवा तो ग्लास को टच कर रही है, तो दोनों मीडियम्स के बीच में एक कांटेक्ट होना चाहिए, फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए, ताकि एक चीज को दूसरी चीज जब टच कर रही हो तो थ्रू टच वो हीट ट्रांसफर होगा। जैसे कि हम क्या करें, अगर हमें चाय पीनी है, हमें कॉफी पीनी है, हमें गर्म दूध पीना है, हॉट चॉकलेट पीना है, तो हम मग पकड़ रहे, तो मग बहुत गर्म है, तो हम जब टच कर रहे हैं हीट ट्रांसफर हुआ है तब हमें पता चला, तो दैट इज कॉल्ड कंडक्शन। जब टच के थ्रू, फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू हीट ट्रांसफर हो। ओके, टू ऑब्जेक्ट्स मस्ट बी इन कांटेक्ट विद वन अनदर, the temperature of the objects must be different from one another. और टेम्परेचर दोनों का वैरी करना चाहिए, एक का ज्यादा होगा अगर जो गर्म है तो एक का कम होना चाहिए, वो ठंडा होना चाहिए, तभी हीट ट्रांसफर होगी। गुड। डू यू थिंक ऑल द सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट इजिली? सारी चीजें हीट को इजिली कंडक्ट कर रही हैं। You must have observed that the metallic pan for cooking has a plastic or wooden handle. Can you lift a hot pan by holding it from the handle without getting hurt? अब बेसिकली क्या होता है, जैसे यूटेंसिल्स होते हैं घर में, मम्मी रोटी पकाती है, तवा का जो हैंडल होता है उसमें कुछ कुछ प्लास्टिक की कवरिंग होती है, ठीक है, उसको कोई और कुछ और केमिकली डिजाइन किया जाता है उस प्लास्टिक को, वो कवरिंग होती है, उससे हम हैंडल पकड़ते हैं। पर अगर वो नहीं हो,
वो हैंडल भी हमारा स्टील का हो या आयरन का हो, किसी मेटल का हो, जो हीट को ट्रांसफर करने में मदद करता है। अब जैसे मम्मी क्या करती है, मम्मी वो फ्राई पैन में या सॉस पैन में मम्मी चाय बना रही है, तो मम्मी हैंडल से पकड़ेंगी या सॉस पैन के मेटल वाले पार्ट को पकड़ेंगी? हैंडल से पकड़ेंगी ना, क्योंकि मेटल तो गर्म है। गॉट इट? मेटल तो गर्म है, तो इसका मतलब जो प्लास्टिक कोटिंग है वो अगर गर्म नहीं लग रही है तो मतलब वो हीट को कंडक्ट नहीं कर रही है, वो हीट को पास ऑन नहीं कर रही है, वो हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब करके छोड़ दे रही है। तो हर जरूरी नहीं सारी चीजें हीट को कंडक्ट करे, सारी चीजों को हम छुए तो हमें हीट फील हो रही होगी, ऐसा नहीं है। ओके, the materials which allow heat to pass through them easily are conductors of heat. जो मटेरियल्स जो हीट को अपने से पास ऑन होने देते कि हाँ तुम मेरे से ऊपर से गुजर जाओ, उसे बोलेंगे हम कंडक्टर ऑफ हीट। जैसे सिल्वर एंड गोल्ड आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। जैसे कि कॉपर वायर्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तभी तो जो हमारे घर में जो वायरिंग होती है हम देखते हैं ना, प्लास्टिक कोटिंग होती है, प्लास्टिक के कवर होते हैं, फाइबर के कवर्स, उसके अंदर अगर आप कभी देखोगे तो कॉपर वायर्स है बहुत पतली पतली। बेसिकली वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कर रही है, वो एनर्जी ट्रांसफर कर रही है, वो हीट ट्रांसफर कर रही है। और बाहर जो कोटिंग है हमें करंट ना लगे और वो हीट ट्रांसफर नहीं करेंगे कर रही है, इसलिए वो जो हम वायर्स पकड़ते हैं, जो कोटिंग से जो कवर से पकड़ते हैं, हमें करंट नहीं लगती, जबकि उसके अंदर करंट रन कर रहा होता है। सो बी इट करंट बी इट हीट, वन एंड द सेम थिंग। हीट उसके अंदर एनर्जी फ्लो कर रही है, बट हमें वो फील नहीं हो रही क्योंकि जो कवरिंग है वो कंडक्टिंग नहीं है, वो गुड कंडक्टर नहीं है। गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर, ये बहुत अच्छे कंडक्टर्स है। द मटीरियल्स डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, मटीरियल्स जो अपने से हीट पास होने नहीं दे रहे, दे आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट और नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट, और या फिर उन्हें हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। जैसे हमारे फ्लास्क होते हैं, हमारा फ्लास्क होता है ना, हम गर्मियों में स्कूल में ले जाते हैं फ्लास्क, उसके अंदर पानी ठंडा रहता है। क्यों? क्योंकि बाहर की हीट हमारे पानी को टच नहीं कर पा रही है, बॉटल के अंदर के पानी को। बाकी नॉर्मल प्लास्टिक बॉटल ले जाओगे उसमें पानी भी गर्म हो जाएगा, क्योंकि हीट उसको अफेक्ट कर रही है, वो हीट को कंडक्ट कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट पास कर रहा है। बट जो फ्लास्क होते हैं स्टील के, वो हीट को पास होने नहीं दे रहे। इंसुलेशन बेसिकली एक कवरिंग है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ठीक है। The water and air are poor conductors of heat. Then how does the heat transfer take place in these substances? Let us perform an activity to find. अच्छा, water is a poor conductor of heat. इसीलिए तो आग बुझाने के लिए पानी का यूज किया जाता है। अगर आग लग रही है तो उसमें आप तेल डालोगे, कोई भी ऑयल डालोगे तो आग और बढ़ जाएगी, ठीक है। बट अगर आप पानी डालेंगे, जैसे फायर ब्रिगेड वाले वो पानी डालते हैं, वो भी तेज प्रेशर में, तो आग बुझती है, क्योंकि वाटर कंडक्टर नहीं है, वाटर अपने से पास होने नहीं देता है एनर्जी को या हीट को। ओके, टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क और अ बीकर, फिल इट 2/3 ऐसे, या फिर ये बीकर, fill it 2/3. Place it on a tripod stand with a candle placed below it. Place a crystal of potassium permanganate at the bottom of the flask gently by using a straw. Now heat the water by placing the candle just below the crystal. Note down your observation. You will observe that the water near the flame gets hot. Water rises up. The cold water from the sides move down towards the source of heat. This water also gets hot and rises. Water from the sides moves down. The process continues till the whole water gets heated. बेसिकली जब भी हम कुछ बॉईल करते हैं तो बीच में से पहले बॉईल आ रहा होता है और साइड में नहीं होता है।
गॉट इट? क्योंकि साइड में वो हीट नहीं पहुंच पा रही है इतनी इजीली, बट बीच में नीचे, क्योंकि नीचे डायरेक्ट आग है, डायरेक्ट फायर है, उससे डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, इसलिए वहां पे बॉइलिंग हो रही है। The above activity explain the convection mode of heat transfer. How does the heat travel in air? In which direction does the smoke go? The air near the heat source gets hot and rises up. The air from the sides come in to take its place and thus the air gets heated. अब हम आगे कन्वेक्शन मोड में, बेसिकली मतलब उसके सराउंडिंग्स से, सराउंडिंग्स के थ्रू, जब सराउंडिंग्स भी हीट अप हो रही है तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो भी हीट अप हो रहा है। We can see the applications of convection current in gases in land and sea breeze. बेसिकली हम क्या बोलते हैं, जैसे रात को जो जो कोस्टल एरियाज होते हैं ना, जैसे बीच के साइड क्या होता है कि जो दिन में तो गर्म एयर जो होती है, वार्म एयर, वो जाती है पानी की तरफ, और जो ठंडी ठंडी एयर है वो आती है लैंड की तरफ, ठीक है। और रात को क्या होता है, जो जब जमीन ठंडी हो गई, क्योंकि दिन भर की कूल सी ब्रीज लैंड की तरफ आई, जमीन ठंडी हो गई, और जो वार्म ब्रीज थी वो पानी की तरफ गई तो पानी गर्म हो गया। दिन में क्या होता है, रात में क्या होता है, लैंड ब्रीज जो ठंडी है वो वापस पानी की तरफ जाती है और वार्म एयर वापस से लैंड की तरफ आता है। तो ये साइक्लिक प्रोसेस चलता रहता है। ड्यूरिंग द डे सन शाइन्स इक्वली ऑन लैंड एंड द सी, हाउएवर लैंड वार्म्स अप मोर क्विकली देन द सी। The air over the land becomes hotter and rises up to upwards. This results in fall of pressure over the surface of the land. The cooler air from the sea moves to the land and is called sea breeze. तो जब क्या हो रहा है, लैंड हो गई गर्म, ठीक है, बहुत गर्मी है, सन है, लैंड गर्म हो गई है, तो जो हीट है वो ऊपर ट्रांसफर होके सी की तरफ जा रही है, और जो सी की ठंडक वाली ब्रीज है, जो ठंडी हवा है, वो लैंड में आ रही है। इसलिए हमें कोस्टल एरियाज में कभी भी बहुत गर्मी नहीं होती, कभी भी बहुत ठंड नहीं होती, क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस चलता रहता है। हवा, गर्म हवा, ठंडी हवा आपस में एक साइक्लिक प्रोसेस में चलती रहती है, तो पानी के आसपास इसलिए हमें ठंडक फील होती है। गॉट इट? After sunset, land loses heat faster than the sea water. जैसे ही सनसेट हो गया, लैंड अब हीट को हवा में ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देगी, हीट लॉस कर देगी। हीट लॉस करेगी तो ठंडी होने लग जाएगी, ठीक है। एज अ रिजल्ट द एयर ओवर द सी इज वार्मर एट नाइट. The air over the sea being warmer rises up and the cooler air from the land starts moving towards the sea. The convection current from the land to the sea is called land breeze. जो लैंड से जो हवा जा रही है सी की तरफ उसे कहेंगे हम लैंड ब्रीज, जो सी से आ रही है लैंड की तरफ उसे हम बोलेंगे सी ब्रीज। Let us discuss another mode of transfer of heat, that is radiation. हम तो रेडिएशन तो बहुत सुनते हैं, हम यूवी रेज, रेड रेज, बीटा रेज, गामा रेज का रेडिएशन। सो बेसिकली जब रेज पड़ती हैं, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं रेडिएशन। The transfer of heat energy from a hot body to a cold body without the presence of any medium is called radiation. मतलब कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। We feel warm when we sit in the sun. अब सन और हमारे बीच में कोई मीडियम तो नहीं है ना, हम धूप में बैठे हमें गर्मी लग रही है, तो वो बेसिकली रेडिएशन है, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ फायर और इन फ्रंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर, how does heat travel from the sun, from the fire and from electric heater to us? There is no direct contact between us and the source. अब हम सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में तो नहीं है कि हम सन के पास जा रहे हैं अपने सोलर सिस्टम में, वहां तो हम वैसे पहुंच ही नहीं सकते, और दूसरी बात हम तो जल के राख हो जाएंगे, ठीक है। Therefore the heat transfer cannot be due to conduction. अब जब हम डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते तो कंडक्शन नहीं होगा।
It cannot be by convection because the hot air rises upwards and not towards us. कन्वेक्शन भी नहीं होगा क्योंकि अगर कन्वेक्शन होने लगता होता तो जो सन की हॉटनेस है वो और ऊपर चली जाती, जमीन तक तो आती ही नहीं. तो बेसिकली इट इज रेडिएशन. Furthermore, when we put a cardboard or any insulator between us, the source of heat, we no longer feel hot. इसीलिए तो हम अम्ब्रेला लेके निकलते हैं धूप में, क्योंकि कोई मीडियम नहीं है. बट अगर बीच में हम कोई लेयर लगा दें कि हम तक वो धूप पहुंचे नहीं, तो हम हीट फील करेंगे ही नहीं. Got it? The heat from any distant source reaches us by other mode of heat transfer called radiation. All the substances, objects, whether solids or liquids or gases, transfer heat by radiation. Radiation needs no medium. Clothes in summers and winter. हमने पढ़ा रेडिएशन के बारे में कि रेडिएशन के लिए कोई हमें मीडियम की जरूरत नहीं कि हमें कोई ऑब्जेक्ट को टच करना है या क्या. अब ठीक है, चलो ये हमने ट्रांसफर ऑफ हीट पढ़ दिया. अब हम बोलते हैं गर्मियों में लाइट कलर के कपड़े पहना करो, व्हाइट और लाइट कलर के, बिल्कुल डार्क डार्क शेड्स नहीं. क्यों? क्योंकि जितना डार्क कलर का कपड़ा होगा उतनी हीट वो एब्जॉर्ब करेगा, और जितना लाइट कपड़ा होगा वो हीट को कम एब्सॉर्ब करेगा. Generally in summer we like to wear light colored clothes and in winter we wear dark colored clothes. Light colored clothes reflect most of the sun's heat and absorb only a little of it. जो लाइट कलर, जैसे मेरा ये व्हाइट कलर का कपड़ा है सपोज, ठीक है, ये मेरी स्कर्ट है व्हाइट कलर की, इसमें जो भी सनलाइट आ रही है वो वापस रिफ्लेक्ट हो जा रही है, बहुत ही हल्की थोड़ी सी सनलाइट बच रही है. बट अगर यही मैं कोई डार्क कलर की ले लूं स्कर्ट, ठीक है, तो जो सनलाइट आएगी वो यहीं रह जाएगी, वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी. तो अगर रेडिएशन के थ्रू हीट मेरे कपड़ों में ही रह जा रही है, वापस रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो रही है, तो मतलब मेरे कपड़े मुझे गर्मी देने लगेंगे. गॉट इट? Thus they keep the body cool. On other hand, dark colored clothes absorb most of the sun's heat and keep the body warm. Got it? इसीलिए बोला जाता है कि आप थोड़ा लाइट कलर के कपड़े पहनो ठंड गर्मियों में, ताकि आपको गर्मी कम लगे, हीट ट्रैप होना कम हो जाए. ये कैसे पता चल सकता है हमें? जैसे आप क्या करो, एक दो बर्तन में पानी लीजिए, एक बर्तन को ब्लैक पेंट कर दीजिए. Pour equal amounts of water in each and leave them in the mid Sunday after an hour. For an hour, measure the temperature of both the cans. टेम्परेचर डिफरेंस पता चलेगा. जैसे मैंने एक कंटेनर लिया, उसको ब्लैक पेंट कर दिया, और दूसरा मैंने नॉर्मल जो मेरा सिल्वर है वो ही है, दोनों में पानी भरे, दोनों को मैंने धूप में रख दिया है. 1 घंटे बाद में दोनों का टेम्परेचर नापूंगी, तो क्या डिफरेंस आएगा? जो ब्लैक वाला है उसका टेम्परेचर हाई होगा और जो नॉर्मल है उसका टेम्परेचर कम होगा. कम एज इन ब्लैक वाले से कम होगा, क्योंकि ब्लैक वाला डार्क है, वो हीट एब्सॉर्ब कर रहा है, तो अंदर का पानी वो गर्म कर दे रहा है. और जो नॉर्मल है वो पानी को उतना ही नॉर्मल रख रहा है जितना वो सन की वजह से रह पा सकता है. एक्स्ट्रा हीट वो एब्सॉर्ब नहीं कर रहा है. Woolen clothes keep us warm in winter. In winters we use woolen clothes. We know that wool is a poor conductor of heat. वूल जो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है. अब ठंड में हमें हीट की क्या जरूरत? बाहर से ठंड में हमें हीट नहीं मिलती, धूप तो बल्कि अच्छी लगती है. तो ये जरूरत है कि जो ठंड में हमारी बॉडी की हीट है, जो हमारे बॉडी के अंदर जो हॉटनेस है, वो बाहर ना चली जाए, या वो ठंडी बाहर ना चली जाए, मतलब ट्रांसफर ना हो जाए और ठंडी अंदर आ जाए, या फिर जो हमारी हॉटनेस है वो ठंडी ना हो जाए, क्योंकि हमारी बॉडी फिर फंक्शन नहीं करेगी. तो अगर वूलन क्लोथ्स कंडक्टर होते हीट के, गुड कंडक्टर होते, तो जो हमारी बॉडी की हीट है वो बाहर चली जाती. पर क्योंकि वूल बैड कंडक्टर है, तो हमारी बॉडी की हीट हमारी बॉडी में ही ट्रैप्ड रहती है, बाहर नहीं जाती, और बाहर की ठंडक हमारी बॉडी में अंदर नहीं फील होती. Got it? So ये है इसीलिए वुलन क्लोथ्स और समर क्लोथ्स के बीच में डिफरेंस.
आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया हो अच्छे से। आगे हम और कंटिन्यू करेंगे, बट आप ये रीड करिएगा अच्छे से, एक बार अपनी तरफ से रीड कर लीजिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। वोकैबुलरी बिल्ड करिए, वर्ड्स को अंडरलाइन करिए, उसके मीनिंग्स ढूंढिए और उसे लर्न करिए, ताकि हमें आगे का चैप्टर करने, क्वेश्चन आंसर्स करने में हमें कोई दिक्कत ना हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।